नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं लीगल मैगजीन्स में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो खासकर आईलेट्स में पूछा जाते हैं, बीएचयू के एलएलबी में पूछा जाते हैं, बीएलएलबी में पूछा जाते हैं, एलसेट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस एक वीडियो में मैंने लीगल मैगजीन्स को बताया था, ये लीगल मैगजीन्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीएचयू वर्ल्ड्स के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स में ऑनलाइन कोर्स का एडमिशन अभी भी चल रहा है। आप इसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो। देखिए, पहला मैगजीन्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे गए हैं बीएचयू के एलएलबी एंड बीएलएलबी एग्जाम्स में, इवन क्लैट्स में भी पूछे गए हैं। तो पहला मैगजीन्स है क्वी पर फेसिट एलियम फेसिट पर से। जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रातिनिधिक दायित्व। तो वाइकेरियस लायबिलिटी में ये लीगल मैगजीन्स का बड़ा यूज होता है, क्वी पर फेसिट एलियम फेसिट पर से। देखिए, क्वी पर फेसिट एलियम फेसिट पर से मतलब क्या होता है कि इसका वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एन एक्ट डूइंग बाय अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी के लिए किया गया कार्य कर्ता का कार्य नहीं होता है। मतलब An act for another person is not act of a doer। मतलब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एक A है और एक B है। अगर A ने B को ऑथोराइज किया, जैसे सपोज कीजिए कि A ने B को कहा कि आप जो है मेरी गाड़ी चलाओ, ठीक, B उसकी गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय सपोज करो कि C को एक्सीडेंट कर दिया, तो यहां पे जो B जो है A के कहने पर गाड़ी चला रहा है का, सिर्फ B ही दोषी नहीं होगा, इसके साथ साथ A भी दोषी होगा, क्योंकि B जो कार्य कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है बल्कि A के लिए कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जहां पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, तो वो जो कार्य करता है वह कार्य कर्ता का नहीं होता है बल्कि उसका हो जाता है जिसके लिए वो करता है। तो इसे हमने यहां पर एग्जाम्पल क्या दिया कि A जो है B को ऑथोराइज कर रहा है गाड़ी चलाने के लिए अपना। तो अगर बी ने गाड़ी चलाते हुए कोई नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाया और सी की अगर मान ली कि उसने दुर्घटना कारित कर दिया, सी को नुकसान पहुंचा दिया, तो यहां पे बी तो रॉन्ग डूअर है ही, बी तो मतलब नेग्लिजेंट था ही, वो तो लाइबल होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो है ए भी लाइबल होगा। इसको बोलते हैं क्वी पर फेसिट एलियम फेसिट पर से। मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया कार्य, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसका कार्य होता है, ना कि जिसने किया उसका कार्य होता है। तो इसलिए वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि जैसे सब पूछे कि मास्टर है और ये सर्वेंट है, तो जहां पर सर्वेंट मास्टर के लिए कार्य करता है, तो अगर सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, मतलब कोई टॉर्ट्स किया, कृत्य किया, तो सिर्फ सर्वेंट दोषी नहीं होगा, इंक्लूडिंग उसके साथ साथ मास्टर भी दोषी होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्वी पर फेसिट एलियम फेसिट पर से। अच्छा, इससे और एक इंपॉर्टेंट वाइकेरियस लायबिलिटी से लीगल मैगजीन्स है जिसको बोलते हैं रेस्पोंडेंटे सुपीरियर। देखिए, रेस्पोंडेंटे सुपीरियर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट द सुपीरियर बी आंसरेबल। लेट द सुपीरियर बी आंसरेबल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है, ठीक। तो होता क्या है कि अगर सर्वेंट ने कोई इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसको हम बोलते हैं नियोजन के अनुक्रम में, सेवा के दौरान, जिसको हम बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नियोजन के अनुक्रम में अगर उसने कोई टॉर्ट्स कमिट किया हो, कोई अपकृत कारित किया हो, तो वहां पर क्या होता है कि मास्टर को भी दोषी ठहराया जाता है। सर्वेंट्स को दोषी ठहराएंगे, साथ ही साथ मास्टर को दोषी ठहराते हैं। तो मास्टर को क्यों दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो क्या सुपीरियर है, सीनियर है, इसलिए उसको दोषी ठहराते हैं। तो रेस्पोंडेंटे सुपीरियर मतलब क्या बोलता है, लेट द सुपीरियर बी आंसरेबल, मतलब जो श्रेष्ठ हो, जो सुपीरियर है, उसको भी आंसरेबल ठहराओ, मतलब उसको भी दायित्व में लाओ, उस पर भी लायबिलिटी इंपोज करो। तो इसलिए इसको मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में हम लोग यूज करते हैं, रेस्पोंडेंटे सुपीरियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन जो है बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो लीगल मैगजीन्स है वो है रेशियो डेसेंडाई।
देखिए रेशियो डेसेंडाई क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई केस आया कोर्ट में, हाई कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, कोई केस है, ठीक। तो जब केस का डिसीजन आता है तो जो डिसीजन का ऑपरेटिंग पार्ट होता है, जो बाइंडिंग पार्ट होता है, जो लॉ बनता है, वो होता है रेशियो डेसेंडाई। मतलब ऑपरेटिंग पार्ट, बाइंडिंग पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्या होता है, रेशियो डेसेंडाई। मतलब ये भी होता है कि जो डिसीजन दिया गया है उसका रीजन क्या है, रीजन मतलब किस ग्राउंड पर वो डिसीजन आया है, तो उसको बोलते हैं रेशियो डेसेंडाई। तो बोलते हैं बाइंडिंग पार्ट, ऑपरेटिंग पार्ट, जो लॉ का निर्माण करता है। एक होता है ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम या डिक्टा, डिक्टा प्लुरल हो जाता है। देखिए ऑबिटर डिक्टम क्या होता है कि जैसे कोई केस डिसाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई रेफरेंस या बाई वे। देखिए जब कोई केस डिसाइड्स होता है तो क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं जजेस के द्वारा। कभी कभी होता है कि जो जजेस माइनॉरिटी में है, जैसे मान ली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है तो 5 जजेस हैं, तो 3 जज का फेवर में डिसीजन आया, 2 जज का अगेंस्ट में डिसीजन आया। तो जो 2 जजों का ऑब्जर्वेशंस होता है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑबिटर डिक्टम, जो कि ऑपरेटिंग पार्ट नहीं होता है, बाइंडिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बाई रेफरेंस या बाई बे। ये भी कई बार पूछा गया है बीएचयू के एग्जामिनेशंस में, तो आपको ध्यान रखना बाई बे या बाई रेफरेंस जहां भी यूज हुआ उसका मतलब होता है ऑबिटर डिक्टम। ये होता है कि बाइंडिंग नहीं होता है, ऑपरेटिंग पार्ट नहीं होता है, लॉ का निर्माण नहीं करता है। एक होता है रेशियो डेसेंडाई, जिसको हम बोलते हैं क्या रीजन, उसके पीछे क्या है, डिसीजन के पीछे क्या रीजंस है। तो वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग पार्ट होता है, वो बाइंडिंग पार्ट होता है। तो ये दो बड़े लीगल मैक्सिम, दो भी बड़े इंपॉर्टेंस है। अगला लीगल मैक्सिम्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर। देखिए रेस इप्सा लोक्यूटर क्या है कि जब हम लोग टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पढ़ते हैं तो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में इसका बड़ा यूज आता है कि रेस इप्सा लोक्यूटर का। देखिए रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब होता क्या है, इसका जो वर्ड है उसको बोलते हैं लिटिल वर्ड को थिंक स्पीक इटसेल्फ, थिंक स्पीक इटसेल्फ। हिंदी में बोलते हैं घटनाएं स्वयं बोलती है, घटनाएं स्वयं बोलती है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, क्या है एक साक्ष्य का सिद्धांत है, साक्ष्य विधि का सिद्धांत है, एक एविडेंस का रूल है। एक एग्जांपल सबको हम समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जो है किसी डॉक्टर के यहाँ गए हैं कि सपोज कीजिए कि आपका अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है, अपेंडिक्स आपको निकलवाने की जरूरत है, ठीक। आप डॉक्टर के यहाँ गए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। अच्छा डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद आपका पेट जो है वो सील दिया, लेकिन आप घर पे आए हैं फिर आपको रेगुलर पेट दर्द हो ही रहा है, मतलब आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाया। फिर आप अगेन उसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या कोई अदर हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी अदर डॉक्टर के पास आप जाते हैं। जब आपका पेट फिर से चीरा जाता है तो पाया जाता है कि आपके पेट में जो है कैंची है, रुमाल है, कुछ छूट गया। तो जो आपके पेट में कैंची, रुमाल जो कुछ मिला है, समथिंग मटेरियल से मिला है, जिसके कारण से आपका पेट जो है फिर से दर्द दे रहा था, यह स्पष्ट है कि जो पहला डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है वो नेग्लिजेंट था। क्योंकि आपके पेट में कैंची या रुमाल आप तो खा तो नहीं जाएंगे, अपने आप पैदा तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डॉक्टर ने पहला बार आपका पेट चीरा, जब आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा था, तो आपका अपेंडिक्स हो सकता है उसने निकाल दिया, लेकिन वो कैंची, छुरा या रुमाल जो है वो गलती से वो नेग्लिजेंट था, इस कारण से उस पेट में छोड़कर चला गया और पेट को सील दिया, जिस कारण से दर्द आपका समाप्त नहीं हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर। मतलब यहां इसका मतलब क्या है कि जो आपके पेट में कैंची, छुरा या रुमाल मिला, यह अपने आप में प्रूफ है कि वो डॉक्टर नेग्लिजेंट था। यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था। जो घटनाएं हुई, जो चीज आपके पेट में मिला, वो खुद व खुद प्रूफ हो रहा है कि वहां पे डॉक्टर जो है नेग्लिजेंट था। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल माना जाता है रेस इप्सा लोक्यूटर्स का। ये टॉर्ट्स हम लोग पढ़ते हैं जब नेग्लिजेंस पढ़ते हैं, उसमें ये क्या है, एविडेंस का रूल है। नेक्स्ट जो लीगल मैगजीन देखिए 2019 के एलएलबी एंड बीएलएलबी दोनों में पूछा हुआ है और कई बार पूछा है, तो बहुत ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो आपके लिए मैगजीन है वो साइन डाई। साइन डाइन, देखिए साइन डाइन क्या होता है, खासकर जैसे आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट्री का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होता है तो उसमें क्या होता है कि साइन डाइन वर्ड बड़ा यूज होता है कि साइन डाइन हो गया है। साइन डाइन होता है क्या है, इसका मतलब होता है अनिश्चित काल, इंडिफिनिट पीरियड्स। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सदन में हंगामा होता है बहुत ज्यादा, सदन की कार्रवाई से चल नहीं पाती है, तो स्पीकर क्या करता है कि वो एडजॉर्नमेंट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं स्थगन करना, सदन को स्थगित कर देते हैं, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं।
तो साइन डाइन कभी भी वर्ड यूज होता है कि साइन डाइन एडजॉर्नमेंट हो गया, मतलब क्या हुआ कि जो सदन की कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए वो स्थगित कर दिया गया, एडजॉर्न कर दिया गया। तो साइन डाइन मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल, इंडिफिनिट पीरियड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंस मैगजीम, ये भी कई बार पूछा हुआ है बीएचयू में। अगला है एक इंपॉर्टेंस मैगजीम आपके लिए, यूबी जस इबी रिमीडियम। उबी जस इबी रिमीडियम का यूज जो है लॉ ऑफ टॉर्ट जब हम पढ़ते हैं तो उबी जस इबी रिमीडियम आता है। ये 2019 बीएलएल में पूछा है और कई बार जो है वो एलएलबी में पूछा हुआ है, इवन क्लैट्स में पूछता था पहले, ड्यू के भी एग्जामिनेशंस में कई बार आता है उबी जस इबी रिमीडियम। इसी से मिलता जुलता है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, उसको बोलते हैं ईबी जस उबी रिमीडियम। ईबी जस उबी रिमीडियम, देखिए अंतर क्या है दोनों में। देखिए यहां पे ईबी पहले है और उबी बाद में है, यहां पे उबी पहले है, ईबी पहले है। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जब हम हिस्ट्री देखते हैं, अपकृत विधि का जब इतिहास हम देखते हैं, तो पहले ईबी जस उबी रिमीडियम था, ईबी जस उबी रिमीडियम। देखिए होता क्या था कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत जब आप मुकदमा लाते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है, टॉर्ट्स क्या है, सिविल रॉन्ग है। तो जब कोई भी व्यक्ति मुकदमा लाता था कोर्ट में, उसके प्रति अपकृत कार्य किया गया है, तो क्या होता था कि ईबी जस उबी रिमीडियम का सिद्धांत अप्लाई होता था। इसका मतलब क्या होता था कि जब आप कोर्ट में मुकदमा लाते हैं अपकृत विधि के अंतर्गत, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके अगेंस्ट होगा, जो विक्टिम हो, जो पीड़ित पक्षकार है उसके प्रति होगा, मतलब प्लेंटिफ होगा, जो केस कोर्ट में लाता है उसके प्रति होगा। उसको ये प्रूफ करना पड़ता था कि कोई पहले से रिमेडी अवेलेबल है, कोई पहले से उपचार अवेलेबल है। अगर कोई उपचार अवेलेबल है तभी कोर्ट आपको रिमेडीज देगी, मतलब उपचार प्रदान करेगी। ये पहले का सिद्धांत था, इसलिए उन्होंने बोलते थे देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, मतलब जहां उपचार है वहां अधिकार है। मतलब आप पहले कोर्ट को यह प्रूफ कर दीजिए कि हाँ जो मेरे प्रति टॉर्ट्स कारित किया गया है, जो मेरे लिए अपकृत कारित किया गया है उसके अगेंस्ट में, उसके लिए कोर्ट ने पहले से रिमेडीज जो है अवेलेबल कर दिया है, कोर्ट ने उसके लिए रिमेडीज का निर्माण कर दिया है, तभी आपको राइट माना, आपका राइट को माना जाएगा और तभी आपको जो है रिमेडीज मिल पाएगा। ये होता था ईबी जस उबी रिमीडियम। देखिए यहां पर ध्यान रखिए, ईबी पहले है, उबी बाद में है। तो यहां पे क्या होता था, इसको बोलते थे देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, मतलब जहां पे उपचार है वहां पर अधिकार है। पहला प्रूफ कीजिए कि आपके प्रति जो टार्ट्स कारित किया गया, आपके प्रति जो अपकृत कारित किया गया, उसके लिए रिमेडी पहले से एग्जिस्टेंस में है। अगर रिमेडी पहले से एग्जिस्टेंस में है तो ही आपको कोई जो राइट माना जाएगा और तब आपको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टॉर्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ कि एक केस आया, उस केस का नाम है एसफ वर्सेस वाइट्स, एसफ वर्सेस वाइट्स। उस केस में जो है इस प्रिंसिपल को उलट दिया गया और एक नया प्रिंसिपल ले डाउन किया गया, और उसको बोलते हैं हम लोग उबी जस इबी रिमीडियम। देखिए यहां पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उबी और इबी क्रॉस का साइन है, देख लीजिए। तो क्या हुआ कि अब जो है, जो ईबी पहले था, ईबी को हटाकर पहले उबी ला दिया गया, उबी जस इबी रिमीडियम। अब उबी जस इबी रिमीडियम मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट हो गया, मतलब देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडीज, मतलब जहां पे अधिकार है वहां पे उपचार है। मतलब इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट में मुकदमा ला दीजिए, अब कोर्ट की ड्यूटी बनती है, कोर्ट ही देखेगी कि क्या पहले से रिमेडीज अवेलेबल है या नहीं। अगर रिमेडीज अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर राइट का वायलेशन हो गया किसी व्यक्ति का, तो रिमेडीज अवेलेबल नहीं है तो नया रिमेडीज का निर्माण करके उसको कंपनसेशन देना है। मतलब यह माना जाए कि उसके प्रति टॉर्ट्स कारित हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या, देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडीज। पहले था देयर इज रेमेडीज देयर इज राइट, अब क्या हुआ देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। मतलब अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आपको रेमेडीज मिलेगी ही मिलेगी, भले वो पहले से एग्जिस्टेंस में हो या ना हो। अगर हो तो ठीक है, कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग रेमेडीज दे देगी, अगर नहीं है तो कोर्ट की जिम्मेवारी है, कोर्ट अंडर ड्यूटी है कि नया जो है रेमेडीज का निर्माण करके आपको जो है रेमेडीज प्रोवाइड करेगी। तो उसको बोलते हैं उबी जस इमीडिएट, मतलब देयर इज अ राइट, पहले राइट तब जो है रिमेडीज, मतलब अगर राइट्स है तो आपको रिमेडीज मिलेगा। पहले यहां पर क्या था कि अगर रिमेडीज अवेलेबल है तभी आपका राइट्स का वायलेशन माना जाएगा और तब आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंस लीगल मैगजीम्स है उसको बोलते हैं हम एक्टस नॉन फेसिट्रिया निसी मेंसिट्रिया, बड़ा फेमस लीगल मैगजीम्स है क्रिमिनल लॉ का।
नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिड रिया, रिया या रियम होता है, पुल्लल होता है, रियम का पुल्लल रिया होता है। देखिए ये क्या कहता है, सही, ये क्रिमिनल लायबिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं आपराधिक दायित्व का बड़ा फेमस मैगजिम्स है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिड रिया। देखिए ये कहता है एन एक्ट इज नॉट अलोन गिल्टी अनलेस इट इज डन बाय गिल्टी माइंड, एन एक्ट इज नॉट अलोन गिल्टी अनलेस इट इज डन बाय गिल्टी माइंड। मतलब ये कहता है कि कोई जो है दोषपूर्ण कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसके साथ दोषपूर्ण मस्तिष्क ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको एक फॉर्मूला की तरह पर निर्माण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस इक्वल टू चूंकि हमने बोला कि क्रिमिनल लायबिलिटी का बड़ा सिद्धांत है, तो क्रिमिनल में क्या अपराध होता है, ऑफेंस, तो ऑफेंस इक्वल टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। तो हम एक्टस रियस क्या है, मेंस रिया क्या है, देखिए हमने कहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट इज नॉट अलोन गिल्टी, एक्ट मतलब रॉन्गफुल एक्ट, तो रॉन्गफुल एक्ट मतलब जो दोषपूर्ण कार्य है वो अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक उसको साथ दोषपूर्ण मस्तिष्क ना हो। मतलब अब देखिए क्या होता है, दो वर्ड आया, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, एक्टस रियस मींस रॉन्गफुल एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोषपूर्ण कार्य। दूसरा होता है मेंस रिया, मेंस रिया या मेंस रियस, इसको बोलते हैं गिल्टी माइंड, दोषी मस्तिष्क। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना, ऑफेंस इक्वल टू, हमने एक समीकरण बना दिया है, ऑफेंस इक्वल टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, मतलब इसको बोलते हैं एक्टस रियस मतलब रॉन्गफुल एक्ट। अब रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, दोषपूर्ण कार्य। जैसे आप देखेंगे अपराध, जैसे मान लीजिए कोई अपराध की चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने पत्थर मार कर उसका सर फोड़ दिया, तो जो आपने एक्ट किया है वो क्या है, वो रॉन्गफुल एक्ट है, मतलब प्रोहिबिटेड एक्ट है, जिसको आप नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे मेंस रिया है, गिल्टी माइंड, दोषी मस्तिष्क। दोषी मस्तिष्क क्या होता है, देखिए आप समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति का जो है मर्डर करना चाहते हैं, मर्डर कमिट करना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि हम मन में डिजाइन बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, अपने मन में उस चीजों को सोचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम जहर देकर मृत्यु कैद करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मन में पहले सोचते हैं, मन को उस स्थिति में लाते हैं, हम उसको मृत्यु, उसका जो है मेरा एम क्या होता है, उसका मृत्यु कैद करना, उसका मर्डर कमिट करना। तो जो मन की जो दशा है, जो मनोस्थिति है आपका, वो क्या है, मेंस रिया है, गिल्टी माइंड, इसको बोलते हैं दोषी मस्तिष्क। तो मतलब मन का वो सिचुएशन जहां पे आपका जो है कोई इस तरह का एक्ट करने की बात कर रहा है, जो वो कोई रॉन्गफुल एक्ट हो, प्रोहिबिटेड एक्ट हो, जो कि ऑफेंस होता है। तो क्या होता है कि मतलब गिल्टी माइंड मतलब मेंस रिया मतलब आपके मनोस्थिति, मनोदशा, जो कोई देख नहीं सकता, वो आपके मन के भीतर में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्टी माइंड, दोषी मस्तिष्क बोलते हैं। एक्टस रियस क्या हुआ, रॉन्गफुल एक्ट्स। अब देखिए इसको हम लोग क्यों ऐसा कहते हैं, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, ठीक, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसने एक पत्थर उठाया और किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक, अब मार दिया, उस व्यक्ति का जो है चोट लग गया, सर फट गया, लेकिन क्या आप उसको पनिश कर सकते हैं, नहीं पनिश कर सकते हैं। जैसे आप सेक्शन 84 पढ़ेंगे आईपीसी में, तो इसमें दिया गया, उसका बचाव ग्रुप में दिया गया, क्यों, मतलब अब इसके पीछे रीजन जानना चाहिए क्यों बचाव दिया गया है। देखिए एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रिया जो है क्रिमिनल लायबिलिटी का जो बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, वहां पे क्या कहा गया कि ऑफेंस होने के लिए दो चीज आवश्यक है, एक्टस रियस मेंस रिया। तो अगर किसी पागल व्यक्ति ने किसी को मारकर सर फोड़ दिया पत्थर से, रॉन्गफुल एक्ट तो हो गया, दोषपूर्ण कार्य तो हो गया, लॉ परमिट नहीं करती है किसी व्यक्ति को आप सर मारकर फोड़ दीजिए, लॉ तो जनरली परमिट नहीं करती है, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट तो हो गया। लेकिन यहां पे क्या मेंस रिया का भाव है, मेंस रिया मतलब क्या है, पागल व्यक्ति जो है उसको इस बात की समझ नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या गलत है या सही है, उस चीज को वो जानने में असमझ है। तो क्या है, वो गिल्टी माइंड, जो दोषी मस्तिष्क उसका वो निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए उसको पनिश नहीं किया जाता है। तो ये हो गया एक्टस रियस और मेंस रिया। तो ध्यान रखिएगा, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रिया क्रिमिनल लायबिलिटी का बड़ा फेमस मैगजिम्स है। इसके लिए क्या होता है, ऑफेंस इक्वल टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब रॉन्गफुल एक्ट और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड कोई भी हो सकता है, जैसे इंटेंशन हो, नॉलेज हो, रेकलेक्टनेस हो, नेग्लिजेंस हो, फ्रॉड हो, वॉलंटरली हो, जो भी हो वो जो है वो मेंस रिया में आता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है, कुछ इसके जो एक्सेप्शंस है उसको हम डिस्कस करना चाहें। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का अपराध, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस जैसे आप किडनैपिंग पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 361 पढ़ेंगे, बाइगेमी पढ़ेंगे,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स पढ़ेंगे, या फूड अडल्ट्रेशन एक्ट्स हो गए, कुछ ऐसा एक्ट्स होते हैं, स्पेशल पैनल इंस्टीट्यूट में एक्ट्स कुछ दिए गए हैं। उसमें क्या होता है कि वहां पे मेंस रिया नहीं भी है तो भी व्यक्ति को पनिश कर दिया जाता है। जैसे किडनैपिंग के केस में ये क्या है कि यहाँ पे जो एक्टस नॉन फेसिट मेंस रिया जो है, जो लीगल मैक्सिम्स है, उसका एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट के आधार पर व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप किडनैपिंग पढ़ेंगे तो किडनैपिंग में क्या कहा गया है कि जहां पे कोई 16 साल से कम उम्र का जो है वो लड़का हो, 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, अनसॉन्ड माइंड का व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, उसके अगर गार्जियन है, लॉफुल गार्जियन है, उसके कस्टडी से गार्जियन के कंसेंट के बिना अगर आप उसको ले आते हैं, टेक करते हैं, इंटाइज करते हैं, तो आप किडनैपिंग का अपराध के लिए दोषी होंगे, भले ही आपका मोटिव कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेंस रिया पर विचार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मेंस रिया व्यक्ति का मोटिव कितना अच्छा हो बुरा हो इस पर विचार नहीं किया जाता है। अगर आपने रॉन्गफुल एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट मतलब उस माइनर्स को अगर आप गार्जियंस के लॉफुल कस्टडी से बिना कंसेंट के बाहर ले गए तो आप उस अपराध के लिए दोषी होंगे, वहां पे मेंस रिया पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। अच्छा, टॉर्ट्स में क्या होता है कि जनरली मेंस रिया का जो है, मेंस रिया का होना आवश्यक नहीं है, इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है टॉर्ट्स होने के लिए। टॉर्ट्स होने के लिए दो चीज आवश्यक होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। लेकिन कुछ ऐसे टॉर्ट्स हैं जहां पे जो है मेंस रिया मतलब इंटेंशन का होना आवश्यक है, जैसा असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजमेंट, ऐसा कुछ टॉर्ट है जहां पे जो है इंटेंशन का होना आवश्यक है। अदरवाइज जनरली टॉर्ट में इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं होता है। क्राइम में क्या होता है कि इंटेंशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट एंड पार्सल है, साइन क्यू नन जिसको हम बोलते हैं, आवश्यक है। लेकिन कुछ जो अपराध को छोड़कर, जैसे आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ऑफेंस हो गया, उन अपराधों में मेंस रिया पर विचार नहीं किया जाता, रॉन्गफुल एक्ट के आधार पर ही व्यक्ति को पनिश कर दिया जाता है। तो ये बड़ा फेमस मैक्सिम्स है, एक्टस नॉन फेसिट रिया, मिसी मेंसिट रिया। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की तरफ। ये पर से मतलब होता है ऑटोमेटिक, पर से मतलब ऑटोमेटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतः। देखिए एक्चुअल में ज्यादा इसका यूज जो है जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है एक्शनेबल पर से, एक होता है एक्शनेबल प्रूफ ऑन डैमेज। एक्शनेबल पर से और एक होता है एक्शनेबल प्रूफ ऑन डैमेज। देखिए पर से मतलब मैंने क्या बताया, ऑटोमेटिक, अपने आप, स्वतः। अब क्या होता है देखिए, इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ ऐसे टॉर्ट्स हैं, खासकर जैसे हमने बताया असॉल्ट हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हमला, बैटरी हो गया, संप्रहार हो गया, ठीक, या आपको हो गया फॉल्स इंप्रिजमेंट हो गया, जिसको बोलते हैं मिथ्या कारावास हो गया। ये सब ऐसे टॉर्ट्स है जहां पे आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि कितना को डैमेज हुआ। जैसे किसी व्यक्ति ने हमको मुक्का दिखलाया, ठीक, किसी व्यक्ति ने हमको एक डंडा मार दिया, ठीक, तो यहां पे, या किसी व्यक्ति ने हमको दरवाजा के अंदर बंद कर दिया और फिर बाद में हमको खोल दिया, हम बाहर आ गए, तो यहां पे हमको एक भी रुपया का लॉस नहीं हुआ। जैसे हमने किसी ने हमको मुक्का दिखाया, मेरे मन में डर उत्पन्न हो गया, तो हो सकता है हमको एक भी रुपया का लॉस नहीं हुआ हो। लेकिन ये क्या होगा कि यहाँ पे जो है अपने आप जो है केस, अगर आप कोर्ट में जाते हैं मुकदमा लेकर, आप टॉर्ट के अंतर्गत अगर असॉल्ट में मुकदमा, जैसे मैंने किसी को मुक्का दिखाया, हमको कोई मुक्का दिखाया, हम अगर कोर्ट में गए हैं मुकदमा लेकर टॉर्ट के अंतर्गत, उसने हमको मुक्का दिखाया, मेरे प्रति उसने हमला किया या प्रहार जिसको बोलते हैं प्रहार किया, तो यहाँ पे कोर्ट में डैमेज प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको कितना रुपया का डैमेज हुआ। कोर्ट जो है इस पर मतलब ये अपने आप जो है मतलब ये एक्शनेबल हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्वतःवाद योग। एक्शनेबल मतलब क्या होता है, एक्शनेबल पर मतलब स्वतःवाद योग। स्वतःवाद योग, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे आपको डैमेज प्रूफ करना आवश्यक नहीं है। एक्शनेबल पर से केस में क्या होता है, जैसे असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इंप्रिजमेंट है, यहां पे क्या डैमेज प्रूफ नहीं करना है आपको कि कितना रुपया आपको लॉस हुआ। अगर आपके प्रति टॉर्ट्स कमिट हुआ है तो अपने आप वो मुकदमा जो है वो मतलब एक्शनेबल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि आपको जो है रिमेडीज प्रोवाइड्स कर देगी कोर्ट, जो है आपको रिमेडीज जो आपको नॉमिनल रिमेडीज होती है, जो थोड़ी मोड़ी कंपनसेशन, 10 रुपया 5 रुपया जो होगा वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल पर से। एक होता है एक्शनेबल प्रूफ ऑन डैमेज। देखिए एक्शनेबल प्रूफ ऑफ डैमेज क्या होता है, जैसे आप नेग्लिजेंस पढ़ेंगे, न्यूसेंस पढ़ेंगे,
तो ये एक्शनेबल प्रूफ ऑन डैमेज के जो कैटेगरी होती है टॉर्ट्स में, उसमें आता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोर्ट के सामने यही नहीं प्रूफ करना है कि मेरे पर टॉर्ट्स कारित हुआ है, आपको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको कितना डैमेज हुआ है। अगर डैमेज नहीं प्रूफ कर पाएंगे आप, तो आपको कोर्ट कोई भी रिमेडीज नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं एक्शनेबल प्रूफ ऑन डैमेज। अच्छा, नेक्स्ट लीगल मैक्सिम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं मिस्टेक बाय कोर्ट या मिस्टेक ऑफ कोर्ट। हिंदी बोलते हैं न्यायालय के द्वारा की गई भूल। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट जो है कोई गलती करती है, जैसे आपने डिसीजन देने में उसने गलती कर दिया। सपोज किसी लॉ का उसने ऑब्जर्वेशन नहीं देखा और उसने जो है डिसीजन गलत दे दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टेक ऑफ कोर्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक बाय कोर्ट बोलते हैं इसको। लीगल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? पर इंक्यूरियम, मिस्टेक बाय कोर्ट, मिस्टेक ऑफ कोर्ट। तो ये था आज का जो इंपॉर्टेंस लीगल मैगजीम्स है, जो खासकर BHU LLB BLLB में पूछे जाते हैं, DU में पूछे जाते हैं, LSAT में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज कमेंट्स करके वीडियोस में पीछे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।